हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स। बेटा अब थर्मोडायनेमिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एंड दैट विल बी हेस लॉ। बेटा क्लियर, हेस लॉ, और हम इसको कई बार बोलते हैं हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। बेटा क्लियर है। अब ये लॉ है क्या, इसमें होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये आज के लेक्चर में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज हेस लॉ। बेटा हेसेस लॉ, कई लोग तो इसको हेसेस लॉ भी कह देते हैं बेटा, क्लियर है। और कई लोग बोलते हैं हेस लॉ और हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, और हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन, ये लॉ है बेटा। अब ये लॉ कहता क्या है बेटा, जनरल डेफिनेशन क्या है इस लॉ की, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ये लॉ जो है बेटा बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कोई भी रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है एंड दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप, तो उस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी रिलीज होगी या कंज्यूम होगी बेटा, दैट एंथैल्पी विल बी सेम। वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा पहले और आपको डेफिनेशन बताता हूं। हेस लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट the amount of enthalpy released or consumed, it states that the amount of enthalpy released or consumed in a chemical reaction will be constant whether that reaction takes place in a single step or मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और वही सेम रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, क्लियर है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या कंज्यूम होगी दोनों रिएक्शंस के अंदर कांस्टेंट होगी बेटा। ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग, विल टॉक अबाउट द एग्जांपल। बेटा देखो आप चेक करो उसको पहले। देखो ना, इफ टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे यहां पे देखो, एग्जांपल में मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं इस केस में। और वो सिंपल एग्जांपल क्या है, देखो हमने ले लिया यहां पे ए C+O2 कार्बन है और उससे हमें मिलता है CO2 गैस। जब इससे हमें CO2 गैस मिलेगी बेटा, तो यहां से जो एंथैल्पी रिलीज होती है दैट इज -393.5 किलो जूल, इतनी एंथैल्पी रिलीज होती है बेटा। इफ दिस रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, ठीक है, अगर यही रिएक्शन, इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, देन अगर वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है बेटा, तो क्या कहेंगे हम लोग, C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस CO गैस बेटा। क्लियर है। इस स्टेप में जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है इसको डेल्टा H1 मान लेते हैं, एंड दैट इज -110.5 किलो जूल। एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, CO प्लस
हाफ O2, ये भी गैस है बेटा, एंड विल गेट CO2 गैस, और इसमें जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है बेटा दैट इज -283.0 किलो जूल। आगे बेटा अब देखो ये जो रिएक्शन है, यहां पे प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप में, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है बेटा, देखो ऊपर, इन दोनों का ये रिलेशन है कि जो डेल्टा H है सिंगल स्टेप का, दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, व्हाट वी कॉल इट, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहां पे आप डेल्टा H1 माइनस 283.0 दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो यू विल गेट 393.5 किलो जूल। ये आ गया बेटा केस माइनस में, क्लियर है केस। तो ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा कि अगर आपके पास डेल्टा H है दैट इज इक्वल टू H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 110.5 माइनस 283.0 इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल आ गया। मतलब यही तो बेटा हेस लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या वही सेम रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उस केस के अंदर या कंज्यूम्ड होगी दैट विल बी सेम। या हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट हीट समेशन है, मतलब कि इस स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट विल बी सम ऑफ द एनर्जीज रिलीज्ड इन द मल्टीपल स्टेप ऑफ द सेम रिएक्शन बेटा, क्लियर है। तो ये हेस लॉ है। अब देखो हेस लॉ की और बात करूं मैं यहां पे और डिस्कस करूं तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा यहां पे, सुनो ध्यान से, उस पॉइंट को नोट करो, नोट हेस लॉ also helped in calculating enthalpy of those reactions whose enthalpy can't be calculated experimentally। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर आप, हेस लॉ ने ये भी कहा था बेटा कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है वो बात तो अलग है, इसने कहा था कि अगर हम किसी रिएक्शन की, किसी मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन की एंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसको हम हेस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बेटा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं C प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम इस रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी। तो जो ये हमारे पास वैल्यू आई है बेटा, दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम हेस लॉ बेटा, वो हेस लॉ से आई है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने एक स्टेप की एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी आगे, फिर हमें पता चला 2 स्टेप की आ गई बेटा, उसमें से एक की एनर्जी हमें मिल गई, दूसरे क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, विल गेट द आंसर, आपको दूसरे स्टेप की क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो हेस लॉ ने ये भी कहा था कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप्स वाले रिएक्शन की किसी भी स्टेप की एनर्जी अगर आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके नहीं मिल रही है तो विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ यू कैन इजिली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप, उसकी स्टेप की आप एनर्जी बहुत इजिली डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो बेटा, क्लियर है। चलो जल्दी से नोट करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है बेटा। अब देखो आगे इस हैश लॉ के अब हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस। ठीक है, तो मैं रब नहीं करता हैश लॉ, चलो हम इसको हैश लॉ लेके चलते हैं बस। देखो बेटा अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ बेटा। अब इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती है? नाउ टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ बेटा, क्लियर है? इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ बेटा, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, देखो एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ में पहला जो एप्लीकेशन आएगी ए, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड डिटरमिन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है केस? जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो, एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहां पे मैं, यू वांट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड और evolved when we formed carbon dioxide from carbon monoxide gas। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं बेटा। क्लियर है? अब देखो डायरेक्टली हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसके हम केस की बात कर सके बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, सॉल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन में बात करें बेटा यहां पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाफ O2 गैस will get you carbon dioxide gas and we want to calculate this enthalpy। इस एंथैल्पी को निकालना चाहते हैं, ठीक है? एंड वी आर गिवन विद, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, देखो यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस 393.5 किलोजूल एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO दैट इज माइनस 110.5 किलोजूल बेटा। ये दो चीजें हमें इस सेक्शन में गिवन दे रखी है बेटा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एम है, इसकी एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू गिवन रिएक्शन। तो जो गिवन रिएक्शन है उनकी इक्वेशन लिखें। पहला कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस बेटा। क्लियर है? और इसमें कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 393.5 किलोजूल। सेकेंड जो दे रखे डायरेक्शन दैट इज C प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस F माइनस 110.5
5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। अब इन दोनों की हमें एंथैल्पी दे रखी है बेटा, तो हमने हेस लॉ के अकॉर्डिंगली ये पढ़ा था कि जो ये वाली फर्स्ट रिएक्शन है, दैट रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप से हो सकती है, तो लिखो बेटा क्या हो सकता है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में बेटा ये रिएक्शन होती है। ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स है देखो, ए सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू CO गैस बेटा, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो बेटा, तो 2 की हमें दे रखी है, दैट इज 11.50 किलो जूल पर मोल। और बी स्टेप में क्या होगा बेटा, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस। इसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है, डेल्टा H F बेटा, डेल्टा H F निकालो, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब अभी हमने क्या सीखा था बेटा हेस लॉ से, कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप पे हो रही है और वही सेम रिएक्शन मल्टीपल स्टेप पे हो रही है, तो जितनी उसकी एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी का सम होगा। तो लिख दो फ्रॉम द हेस लॉ, फ्रॉम हेस लॉ बेटा, हेस लॉ की हेल्प से हम क्या कहेंगे, यहां पे देखो हम कह देंगे डेल्टा FH1 इज इक्वल टू डेल्टा FH प्लस डेल्टा FH2 बेटा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -393.5। इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी कितनी है 110.5। ठीक है बेटा, जब आप इसको इधर भेजोगे प्लस में हो जाएगा, तो डेल्टा HF आ जाएगा -283.0 किलो जूल। आ गया कि नहीं, आगे देखो -283.0 किलो जूल की एनर्जी हमें आ गई। मतलब अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो आपको इतनी, वहां उस केस के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो फॉर्मेशन का केस है कि अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करनी है तो इस तरीके से आप हेस लॉ की हेल्प से उसकी फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं कर सकते। क्लियर है। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, चलो अब देखो सेकंड, ये हो गया पहला। अब बात करते हैं बी। सेकंड है बेटा हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करें बेटा तो देखो क्या होता है इसमें। इस केस के अंदर आपको हिंट दे देता हूं, मैं नोट लिख देता हूं। 1 एलोट्रोपिक फॉर्म converts to other एलोट्रोपिक फॉर्म। एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज हो या कंज्यूम्ड हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अदर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। उसको हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कह देते हैं बेटा। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल ले तो देखो यहां पे क्या होता है, कार्बन सॉलिड, यहां पे लिखे कार्बन, ये सपोज करो डायमंड। कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है जनरली, डायमंड। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो यू विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और यहां पे जो एंथैल्पी रिलीज होती है दैट इज 395.4 किलो जूल। डन। ये आ गई फर्स्ट, अभी आ गई सेकेंड।
कार्बन जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी है, ग्रेफाइट, और यहां पे जो एंथैल्पी रिलीज होती है बेटा दैट इज -393.5 किलो जूल। ये आ गई। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, अगर हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करें तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या आएगा बेटा? तो बड़ा इजी है, क्या कर दोगे इस केस में आप, पहले वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या होगा देखो, सी डायमंड माइनस सी ग्रेफाइट, ठीक है। देखो बेटा हाफ लेफ्ट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड से माइनस करना है, जब ओ में से ओ माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू CO2 में से CO2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब जब ये आ गया तो क्या बन गया आपके पास, सी डायमंड विल गिव यू सी ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। अब हमने ये कैसे बनाया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या करो, एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन T लगा दिया बेटा मैंने, H इज इक्वल्स टू, इसको 1 मान लो, इसको 2, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ये कितनी है 395.4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटे 393.5। क्लियर है केस। अब इसमें से माइनस करोगे आप इसको तो 14 में से 9 गए 5, 1 माइनस 1.9 किलो जूल मिल जाएगा केस। ये एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन आपके पास आ गई। तो इस हेस लॉ की हेल्प से बेटा हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्लियर है। जो मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पे देखो, वो आप कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन बताता हूं इसकी क्या होती है। देखो बेटा नेक्स्ट ए भी 2 हो गई एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन क्या है, नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन। If we talk about the third application of this law, that will be calculate enthalpy of hydration. C. Calculate enthalpy of hydration. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का केस क्या आता है बेटा, क्लियर है। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करें हम लोग तो क्या कहते हैं, पहले डेफिनेशन देता हूं इसकी, या आपको पता होगा डेफिनेशन क्या है। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ
एनहाइड्रस salt combined with number of water molecules to form hydrated salt। कहते हैं कितनी एंथैल्पी चेंज होती है जब एक मोल ऑफ सॉल्ट कंबाइन करे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ताकि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बेटा, तो उसको बोलते हैं। और उस टाइम पे जितना एंथैल्पी चेंज आएगा, चाहे वो एनर्जी रिलीज हो चाहे वो एनर्जी कंज्यूम हो बेटा, जो चेंज आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं बेटा। क्लियर केस। अब देखो इसके एग्जांपल की बात करूं बेटा मैं यहाँ पे, तो क्लियर है, तो क्या केस आएगा एग्जांपल देखो, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर भी। एग्जांपल है इसमें CuSO4 सॉलिड होता है, सबको पता है, क्लियर है, एंड इट इज एनहाइड्रस और व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर का सॉल्ट है। इट कंबाइंस विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू गिव यू हाइड्रेटेड सॉल्ट विच इज ब्लू इन कलर, जो ब्लू कलर का है, ठीक है बेटा। और यहां पे जो एंथैल्पी रिलीज होगी बेटा दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कह देते हैं। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है बेटा, वैसे देखो आपके सिलेबस में 2 है, एक तो हम यहां डिस्कस कर लेंगे कि आपको ट्राई कर सकते हो, क्लियर है। अब इस केस में जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, वो थोड़े से न्यूमेरिकल आपको सोचने पड़ते हैं, क्योंकि हेस लॉ की एप्लीकेशन है, तो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है चीजें। वो क्या है वो आपको बताता हूं, पहले साथ में क्वेश्चन नोट करो बेटा पहले, क्लियर है। अब देखो पहले मैं इसको रब कर लूं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 and hydrated CuSO4 dot 5H2O are minus 66.5 and 11.7 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 to CuSO4 dot 5H2। क्लियर है केस। ये आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है बेटा यहां से। डन। अब देखो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, सुनो ध्यान से। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो पहले आपको सिखाया हुआ कि गिवन लिखो। तो गिवन क्या है इस केस में, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 दे रखी है
तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, CuSO4 एनहाइड्रस मतलब सॉलिड है, इसमें सॉल्यूशन में डाला बेटा इसको, और ये डायरेक्टली क्या हो गया, CuSO4 एक्वस में कन्वर्ट हो गया बेटा इस तरीके से। और जो इसकी एंथैल्पी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, दैट इज माइनस, इसको 1 मान लेता हूं, -66.5 किलोजूल पर मोल बेटा। क्लियर है। अब देखो दूसरा केस, सेकंड, एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट .5H2OR। अब जो दूसरा है बेटा वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस फॉर्म में है, इसको भी सॉल्यूशन में डाला, और डालने के बाद हमें क्या मिला, CuSO4 एक्वस, और यहां पे जो आ रहा है बेटा H2, दैट इज 11.7 किलोजूल पर मोल। ये कैसा है बेटा, क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, हमारा एम क्या है। जो एम है मैं उसको अलग कलर से शो करता हूं बेटा, जिसकी आपको एंथैल्पी निकालनी है वो हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 टू CuSO4.5H2। जो हमारा एम है जिसकी हमें एंथैल्पी निकालनी है वो बेटा ये वो है, प्लस 5H2O विल गिव यू CuSO4.5H2O सॉलिड बेटा। इसकी आपको एंथैल्पी निकालनी है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब ध्यान से दो बेटा बात, ध्यान दो दोनों तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, अब पहली वाली क्वेश्चन में जाओ, ये कॉपर सल्फेट सॉलिड में था, सॉलिड से सीधा पहले ये हाइड्रेट हुआ होगा बेटा, ऐसे बना होगा, फिर जाके एक्सेस ऑफ वाटर होने के कारण यहां पे क्या हुआ होगा, ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। अब यहां पे ये तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है बेटा पहले से ही, और हाइड्रेटेड सॉल्ट को सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, दिस फर्स्ट रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में हम वो रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा, दैट रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 स्टेप्स बेटा। अब 2 स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, देखो, CuSO4 पहले स्टेप में क्या होगा, हुआ होगा, इसने 5 वाटर के मॉलिक्यूल गेन किए होंगे एंड इट विल फॉर्म हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये मिला बेटा। और जो इसकी एंथैल्पी है बेटा दैट इज H मान ली हम लोगों ने। देन दूसरे स्टेप में क्या हुआ होगा कि इस केस में CuSO4.5H2O सॉलिड, इसको एक्वस में मिलाया होगा एंड वी गेट कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बेटा, कॉपर सल्फेट एक्वस। अब देखो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, इसकी एंथैल्पी H2 है जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है 11.7। ठीक है बेटा। अब यहां से हेस लॉ क्या कहता है बेटा, देखो सुनो हेस लॉ के अकॉर्डिंगली, हेस लॉ वो कहता है यहां पे कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा H2। यही अगर ना H1 वाली जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हो रही है, तो जो H1 वाली एनर्जी होगी क्या होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। लिख दिया, डेल्टा H1 कितना है, -66.5, डेल्टा H क्या है बेटा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, और डेल्टा H2 क्या है बेटा 11.7। क्लियर है, दैट इज कितना है, H2 कितना है बेटा 11.7 है कि नहीं है, यहां पे वो आ गया केस। अब देखो इसमें डेल्टा H क्या आ जाएगा, दैट विल बी -66.5 माइनस 11.7 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, किसके बराबर आएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा इक्वल, ठीक है विच इज इक्वल्स टू 7 5 12 1 6 7 8 और 7 -78.2 किलोजूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आ गई बेटा, किसकी, कॉपर सल्फेट
से कॉपर हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। डन। तो आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि किस स्टेप को हम 2 स्टेप्स में लिख सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, प्रोसीड करना है आपको आगे। क्लियर है केस? थोड़ा नोट करो चलो इसको जल्दी से, फिर हम आगे और करते हैं इसके एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा? देखो नेक्स्ट, अब देखो ना डी है इसमें, नेक्स्ट सी डी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा यहां पे। क्लियर है केस? अब जब कैसे बात करेंगे बेटा इसको, पहले डेफिनेशन देंगे इसकी, तो वो क्या है देखो, डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंजेस when 1 mole of salt is dissolved in respective solvent to give solution। ठीक है ना? क्या हम कहते हैं कि जब 1 मोल सॉल्ट को किसी रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उसको डिसॉल्व करते हुए एंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है, एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ध्यान से सुनना बेटा, नोट करके रखना इस बात को, ये नोट है हमारे पास कि क्या है। अब देखो हमने क्या किया, यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने HCl ले लिया एक, और HCl के मॉलिक्यूल को 10 एक्वस मॉलिक्यूल का डिसॉल्व कर दिया, मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, उसमें HCl डाल दिया, एंड आई गेट HCl एक्वस। और जो इसमें एंथैल्पी चेंज आया बेटा, इट इज 69.1 किलो जूल, ये एंथैल्पी चेंज आया बेटा इसमें। क्लियर है? इतनी एनर्जी क्या इसमें रिलीज हुई पर मोल। डन। अब हमने क्या किया बेटा इस केस के अंदर, देखो हमने पहले रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट को डाला। सपोज करो बेटा आपने NaCl लिया, ठीक है? अब NaCl को आपने 10 ग्राम NaCl लिया, उस 10 ग्राम NaCl को आपने 50 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है? अब डिसॉल्व करने के बाद आपने क्या किया, उसमें और सॉल्वेंट डाल दिया, मतलब और वाटर ऐड कर दिया। जब वाटर आपने और ऐड किया उसमें, तो आपने देखा कि वहां पे जो NaCl था वो और डिसॉल्व हो गया और एंथैल्पी और चेंज हो गई बेटा। क्या हो गया? एंथैल्पी और चेंज हो गई। तो जब हमने इसी केस में देखा, तो हमने सेकंड देखा कि जब HCl को मैं एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ऐड करा रहा हूं, सॉल्यूशन का ऐड करा रहा हूं, तो HCl एक्वस तो बन रहा है बेटा, लेकिन वहां पे जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है दैट इज मोर देन इन द प्रीवियस केस। वो प्रीवियस केस से ज्यादा रिलीज हो रही है, देखो दैट वाज -74.5 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है बेटा वहां पे। आ रही कि नहीं आ रही? तो कहते हैं ये तो चेंज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने यहां पे पॉइंट लिखा है बेटा, रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर, और जो उसका अमाउंट फिक्स है, इसको हमें ओवरकम करना होगा, खत्म करना होगा बेटा। एंड कैसे खत्म किया देखो, फिर इन्होंने कहा
कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंथैल्पी चेंजेस व्हेन 1 mole of salt is dissolved in excess of solvent, so that further addition of solvent does not change the enthalpy, does not change the enthalpy of solution, वो चेंज ना हो। मतलब पहले से ही आपको इतना ज्यादा सॉल्वेंट लेना है कि बाद में अगर सॉल्वेंट ऐड करते हो सॉल्यूशन के अंदर तो कोई भी एंथैल्पी चेंज वहां पे नहीं आना चाहिए। देयर मस्ट बी नो एंथैल्पी चेंज इन दैट केस बेटा। डन है। तो ये केस है बेटा। यहां पे देखो फिर बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में आपको रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना होता, आपको एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करना होता है और उस एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपको ये चेक करना होता है कि फर्दर अगर हम सॉल्वेंट ऐड करें वही सेम तो उसके बाद एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपको और सॉल्वेंट डालने की जरूरत है वहां पे। डन। नोट करो बेटा इसको, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है ना। अब देखो मेडिकल तो नहीं है बेटा इसके ऊपर पेज, लेकिन हाँ आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे देखो, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ओवर हियर, तो क्या केस आएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एग्जांपल क्या देता हूं। देखो सुनो, यहां पे एग्जांपल की जब हम बात करेंगे इस केस के अंदर, तो सपोज करो NaCl ले लिया बेटा मैंने सॉलिड और इसको एक्वस के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो ये NaCl एक्वस है और उसमें जो एंथैल्पी कंज्यूम हुई है दैट वाज 5.35 किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है बेटा। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं S 35 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब SOL भी डाल सकते हो आप। क्लियर है। तो ये केस आता है। अब देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहां से एक दो चीजें और निकलती है बेटा। आपने एक केस पढ़ा था किसमें, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल for the formation of NaCl or ionic compound, for the formation of ionic compounds। ठीक है बेटा। अगर आपको किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो बेटा तो आप क्या करोगे, आयनिक कंपाउंड की तो बॉर्न हेबर साइकिल यूज करते हैं। और उस साइकिल के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, देखो पहले Na जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, क्लियर है। फिर इस Na को हम हीट करते हैं और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाते हैं बेटा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देना। कर दिया। फिर इस पे क्या करते हैं बेटा, हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगाते हैं। When we apply ionization enthalpy, we'll get Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहां से, ये आ गया। अब दूसरी तरफ क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, Cl2 गैस होती है बेटा। इस पे हम लगाते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। डन। और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगा के 2Cl एटम मिलते हैं। ठीक है। यहां पे हम हाफ यूज करते हैं इसलिए वी यूज हाफ, एक एटम यूज करते हैं इसका। फिर यहां पे बेटा हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Ea। तो एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को
गेन कर लेगा गैसीय स्टेट में। डन। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है गैसीय स्टेट में, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल गिव यू NaCl। आपको NaCl का लैटिस मिल जाएगा। और जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके लिए जो एंथैल्पी चाहिए होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस। लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं कई बार, तो वो लगती है बेटा यहां पे, या तो लगेगी या रिलीज होगी इस केस के अंदर। तो अगर आपको NaCl की फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालनी है तो इसके लिए बॉर्न हेबर साइकिल है बेटा ये। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एंथैल्पी। इसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है केस? तो ये केस आ गया और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉर्न हेबर साइकिल बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स। डन बेटा, नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? अब देखो जो नेक्स्ट एंथैल्पीज है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई बेटा। क्लियर है केस? तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।